हेलो नमस्कार। आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है आधुनिक काल। रीतिकाल तक पढ़ लिया। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में लगे हो उनको देखें, और सभी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़े एक बार। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का टाइम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1900 से 1980। संवत 1900 से 1980 अगर इस ईस्वी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 57 माइनस कर लो 1843 आ जाएगा। तो आज का टॉपिक है आधुनिक काल का गद्य खंड। गद्य खंड में भी प्रकरण 1। इस गद्य खंड को इसके अंतर्गत इस बुक के अंतर्गत 2 प्रकरण में बांटा गया है, जिसमें प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है और गद्य का विकास है। गद्य के विकास के अंतर्गत इसमें है ना, सबसे पहले तो ब्रजभाषा गद्य है और फिर खड़ी बोली गद्य का विकास है। और इसके ही प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड को कितने प्रकरण में बांटा है? प्रकरण 2 में बांटा है। आज पढ़ते हैं प्रकरण 1, सामान्य परिचय गद्य का विकास। इस प्रकरण की बात करें तो इसमें है ना, आधुनिक काल से पहले यानी कि आधुनिक काल से पहले जो गद्य का विकास हुआ उसके द्वारा शुक्ल जी का जो विचार है पूर्व आधुनिक गद्य से संबंधित, उसको प्रकट किया गया है। शुक्ल जी ने मुख्यतः पूर्व आधुनिक गद्य को 2 भागों में बांटा है, एक तो ब्रजभाषा गद्य और दूसरा खड़ी बोली का गद्य। आधुनिक काल से पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही, इसे शुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा में ही है। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग ब्रह्म ज्ञान आदि के संबंध रखने वाले कहीं गोरखपंथी मिले, जिसका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पूछीबा कहीबा आदि प्रयोगों के कारण राजपूतानी का निवासी जान पड़ता है। इस गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। तो ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप कब से मान सकते हैं? ग्रंथ संवत 1400, जो अगर ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1343 के आसपास मिलता है। इसके पश्चात मुख्य रूप से ब्रजभाषा का गद्य का संबंध भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा से रहा, यानी कि ब्रजभाषा गद्य से रहा। इसको देखते हैं आगे। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का खत्म भूति अनुवाद न हो, चाहे जो हो। यह संवत 1400 की ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। सबसे पहले है ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत हमें ना विठलनाथ नाबादास और वैकुंठ मणि शुक्ल और सुरति मिश्र इत्यादि कवियों को लेते हैं। तो शुक्ल जी ने ब्रजभाषा गद्य का विवेचन किन रचनाकारों के माध्यम से किया है? तो सबसे पहले विठलनाथ है, फिर नाबादास है और नाबादास जी हैं, और वैकुंठ मणि शुक्ल और सुरति मिश्र। सबसे पहले देखते हैं विठलनाथ जी को। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि गद्य ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित अगर गद्य ग्रंथों की बात करें तो उसके अंतर्गत विठलनाथ जी हैं, और विठलनाथ जी का श्रृंगार रस मंडल है। विठलनाथ जी का ग्रंथ कौन सा है? तो श्रृंगार रस मंडल। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे ये। किसके? विठलनाथ जी किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, और इन्होंने श्रृंगार मंडल नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देके प्रथम सखी कहतु है। इनकी भाषा है किसकी? श्रृंगार रस मंडल। किसका ग्रंथ है? तो विठलनाथ जी का ग्रंथ है श्रृंगार रस मंडल। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे 2 और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं, जिसकी भाषा अभी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इसका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 की वैष्णव की
वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी लिखी हुई है? तो गोकुलनाथ की। इसमें प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी हुई है। पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य पर लिखी जान पड़ती, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कहीं जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी हुई है। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय लगभग लिखी प्रतीत होती है। 252 वैष्णव की किसके समय लिखी हुई थी? तो औरंगजेब के समय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी पारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से कथाएं नहीं लिखी गई। उदाहरण के लिए अंश देखें। सो श्री नंदगाम में रतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़्यो हतो, सो जितने पृथ्वी। अगले नावादास जी, इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नाम की एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। तो किसमें? अष्टयाम की रचना कौन सी भाषा में? ब्रजभाषा में। किन्होंने लिखी? नावादास ने। कब लिखी? संवत 1660 के आसपास, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है और भाषा के स्टंग देके। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय। वैकुंठ मणि शुक्ल संवत 1680 के लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे। ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। तो वैकुंठ मणि शुक्ल की कौन सी पुस्तकें हैं? अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। किसमें लिखी गई? ब्रजभाषा गद्य में। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नाचिकोत्तो फख्यान मिला है, जिसका कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। समय संवत 1760 के उपरांत है। इसकी भाषा इस प्रकार की है। अगले हैं सुरति मिश्र। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत की कथा लेकर बेताल पचीसी लिखी। तो बेताल पचीसी किसकी है? सुरति मिश्र के, जिसको लेकर आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आगे से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईन अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी पारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिसमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की एक रचना पद्य में ही होती है। गद्य का भी विकास यदि होता आता तो विक्रम की शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक 2 प्रकार की गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली, जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ सकती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपर्युक्त वैष्णव की वार्ता में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वो बहुत ही अव्यवस्थित और असक्त था। उसमें अर्थों और भाव का संबंध रूप में प्रकाशित करने की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृति की इत्तेमर और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनपढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में जाए, पर टीका की उलझ से निकलना कठिन समझे। विक्रम की 18वीं शताब्दी में लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देख लीजिए। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए, तो उसकी भाषा भी यही दशा है। राघव सर लागव गति छत्र मुकुटियो हयो, हंस सबल हंसु सहित मानव जड़ी के गयो।
इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझ है। सरदार कवि अभी हाल ही में हुए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सत्सई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनपढ़ और असंबद्ध है। सारांश है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। आगे है खड़ी बोली का गद्य। तो खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमान के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी श्रेष्ठता के प्रचार के साथ दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिश खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से पारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी शुरू हो गई थी और उसका प्रचार पारसी पढ़े लिखे लोगों के बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पचाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर हिंसा आदि अनेक उर्दू शायर पूर्व की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जालियां यानी कि आगरे वाले खतरे आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगे। उसके साथ साथ उसकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी चलती। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सूखे प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूर्व के शहरों में भी इन पश्चिम व्यापारों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यापारिक भाषा भी खड़ी बोली हो गई। ये खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू है, मोहल्ला नहीं। ये खड़ी बोली कैसी थी? असली स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दू मोहल्ला नहीं। ये अपने ठेठ रूप में बराबर 50 से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई, उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी पारसी शब्दों को निकलकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्य में ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे कि प्रांतों की बोलियां। साहित्य का काव्य में उस व्यवहार में नहीं हुआ, पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने से पहले भी खड़ी बोली अपने देसी रूप में वर्तमान थी और जब भी बनी हुई थी, साहित्य में कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था। ये दिखाया जा चुका है। भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की जो झलक अनेक पद्यों में मिलती है, जैसे भल्ला हुआ जो मारिया बहने हमारा कंतु। उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी शदुखड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका। कबीर दास जी के ये वचन लीजिए, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। अकबर के समय गंग कवि ने छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। किसमें लिखी छंद वर्णन की महिमा? तो खड़ी बोली में। किसने? गंग कवि ने। यानी कि छंद वर्णन की महिमा किस में लिखी गई? तो खड़ी बोली में। यानी कि खड़ी बोली के प्रारंभिक की रचना यही है, छंद वर्णन की महिमा। लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी यानी कि अकबर के समकालीन। इसके रचनाकार कौन है? तो गंग कवि। और खड़ी बोली की प्रारंभिक रचना है ना, भाषा योग वशिष्ठ भी मिलती है 1741 के समय की, और जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद भी मिलता है 1761 में। और भाषा योग वशिष्ठ 1741 किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। और जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसका है? तो 1761 का ही है, दौलत राम का। ये भी है ना खड़ी बोली की गद्य की प्रारंभिक रचना है।
इस अवतरण से स्पष्ट होता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज की व्यवहार की भाषा हो चली थी। ये भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती। यह हिंदी खड़ी बोली यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं हो पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते। दिल्ली राजधानी होने के कारण अब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी। विक्रम संवत 1798, विक्रम संवत की बात करें तो 1798, अगर ईस्वी की बात करें तो 1741 ईस्वी, माइनस कर दो 57 तो 1741 ईस्वी आ जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा, यानी कि जो भाषा योग वशिष्ठ है किसका है, राम प्रसाद निरंजनी का है। 1798 संवत और ईस्वी आएगा तो 1741 ईस्वी। साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को खता बांचकर सुनाया करते थे। कौन? तो राम प्रसाद निरंजनी कहाँ पे थे? पटियाला दरबार में थे और वहाँ पर है ना महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा शुक्लार और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में ये भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। ये कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अतः जब तक कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के 2 उद्धरण नीति दिए जाते हैं, इनको देख लीजिए। प्रथम यानी कि प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं, ये एक भाषा योग वशिष्ठ के से लिया गया है। इसके पीछे संवत 1818 में, अगर ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1761 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिसेन आचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। तो ये भी खड़ी बोली का है। प्रारंभिक रचनाएं खड़ी बोली की 1818 में संवत में लिखी गई। 700 पृष्ठों के ऊपर एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपर्युक्त भाषा योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि पारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किस स्वाभाविक रूप से में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर पारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जैन समाज जिसके लिए ये ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा। खड़ी बोली को मुसलमान द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र व अपने प्रकट रूप में भी 2-2.5 वर्ष से लिखने पढ़ने की काम में आ रही थी। ये बात भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण में अच्छी तरह से लिखी गई है, प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। आगे चलकर संवत 1830 से 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा जिसकी भाषा साहित्य ही नहीं साधारण बोलचाल की। जैसे इस भाषा को देख लीजिए। अवल मियाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली को ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यह यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए कि उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ कुसरों के पहले से अवश्य चली आती होंगी। कुसरों की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी जिसके नमूने पर कुसरों ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ कही। हाँ, पारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की कास भाषा जचने लगी। इससे भूषण शोधन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है कि मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी 2 के भिन्न भिन्न भागों में 50
पचाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकाश और उर्दू साहित्य के प्रचार में कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुंशी आसी पार से तालम पाए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसे के असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु पंडित महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिलते थे। ऋतुकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया, अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देश भाषा रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया और उर्दू कहलाने लगा। एक तो उर्दू और एक खड़ी बोली। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई वे गद्य की खोज में पढ़े। जब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी की शुद्ध खड़ी बोली की भी, उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी और न हिंदी में। जिस समय पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण, भाषा योग वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख लाल ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और हिंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजी की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों को ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। जब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था, हिंदी कविता की परंपरागत काव्य भाषा ब्रजभाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी पाठ से मिश्रित था। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसलिए जब संवत 1860 में पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। पोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी की गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर, लल्लू लाल जी की गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। सदल मिश्र का है नासिकेतोपाख्यान। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ने वाले 4 महानुभाव मिले। इनके क्रम याद रखना है। यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका क्रम आ जाता है: मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास के हैं। कब के हैं? तो 1860 के आसपास के हैं चारों लेखक। यानी कि खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण के संबंधित कितने महानुभाव है? तो 4, सदासुख लाल और सैयद इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इसके क्रम आ जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार सदासुख लाल पहले है और फिर सदल मिश्र है, फिर इंशा अल्लाह खां है, फिर लल्लू लाल है। श्याम सुंदर दास के अनुसार अलग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। चारों का क्रम याद रखना है: सदासुख लाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। आगे खड़ी बोली के प्रमुख रचनाकार है सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। ये दिल्ली के रहने वाले थे और इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881। ईस्वी में कन्वर्ट करके भी
लिख सकते हैं इनको, लेकिन संवत में दे रखा है यहाँ पे तो 1803 और 1881। संवत 1850 के लगभग एक कंपनी के अधीनता में चुनार जिला मिर्जापुर के एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और पारसी की बहुत सी किताबें लिखी और काफ़ी शायरी की। अपनी मुंत कुब उत तारिक, तो कौन सी रचना रची इन्होंने? मुंथक बुतवारिक, जो प्रसिद्ध है। मुंथक बुतवारिक में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताए। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं हुई। कुछ दूर तक सपाई चलाने वाला गद्दे जैसा भाषायोग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी की इस पुस्तक का था। तो उनका थोड़ा सा अंश देखिए नीचे। तो सदा सुखलाल की 2 रचनाएं, एक तो सुख सागर, एक मुंतक बुतवारिक। जो मुंतक बुतवारिक इंपॉर्टेंट है। मुंशी जी ने एक गद्दे न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदू की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों और पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई गई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूपों का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि विकास दिल्ली के रहने वाले अलहज बान थे, पर अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता है। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं। यानी कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही क्या कहते हैं? उर्दू वाले भाषा कहते हैं, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते हुए देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार प्रकट किया था कि रस्मों रिवाज भाग का दुनिया से उठ गया। सारांश है कि मुंशी ने जिन हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। काशी पूर्व में है और पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले आते। ये सभी बातें उर्दू में स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। अगले रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए। इनके पिता मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहां वे शाही हकीम हो गए। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए। मुर्शिदाबाद में ही हिंसा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब हिंसा, जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले गए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और लखनऊ में चले गए। जब संवत 1855 में नवाब शहादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक ही इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में दिल लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। इंसा ने उदयभान चरित और या रानी केतकी की कहानी, तो इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। रानी केतकी की कहानी और उदयभान चरित, जो खड़ी बोली में है। किसमें है? खड़ी बोली में। इंसा अल्लाह खां की उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूँ लिखते हैं कि एक दिन बेटे बेटे ही अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। किसने बोला ये? तो ये है ना इंसा अल्लाह खां की उक्तियाँ हैं। बाहर की और बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग
बूढ़े घाघ ये खट राग लाए और लगे कहने, ये बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी न निकले और भाकापन भी न हो, बस जैसे मल लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, त्यों का त्यों वही सब ढोल रहे और छाँव किसी की न हो, यह न नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि हिंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत हंस में भाकापन शब्द ध्यान देने योग्य है। भाकापन शब्द क्या है? ध्यान देने के। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे। भाषा शब्द का व्यवहार किसके लिए किया करते थे? तो साहित्यिक हिंदी के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा के हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू पारसी वाले क्या कहते थे? भाषा कहते थे। किसको? संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू पारसी वाले क्या बोलते थे? भाषा कहते थे। भाका से काश ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसे कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं कि जिस प्रकार वे अपनी अरबी पारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की तालीम खास तौर पर पाने वाले कोई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्दे का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि वे भी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वो तो भाका है, हिंदी नहीं है। संभव है कि इस सड़े गड़े ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हो। हिंसा ने अपनी भाषा की 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली अरबी, पारसी, तुर्की, यानी कि बाहर की बोली कौन सी है? अरबी, पारसी और तुर्की, और गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी, यानी कि 3 प्रकार के शब्दों से हिंसा ने अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। वो कौन कौन सी थी? बाहर की बोली थी जो अरबी, पारसी और तुर्की, और गंवारी, ब्रजभाषा और अवधी, और भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल। इस बिलगांव से आशा है कि ऊपरी लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी कि हिंसा ने भाकापन और मुल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी ही रह गई। पारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषतः बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम, जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ। ये किसकी है? हिंसा अल्लाह की। आरंभ काल के चारों ओर लेखकों में हिंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात है कि खड़ी बोली उर्दू में कविता में पहले कुछ मज चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि हिंसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपने लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली कास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और सहित रखना चाहते थे। स अनुप्रास विराम भी हिंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलता है, जैसे इन पंक्तियों को देख लीजिए। आगे के रचनाकार है लल्लू लाल, खड़ी बोली के। लल्लू लाल जी ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। तो कौन थे ये? लल्लू लाल जी गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। तो जन्म कब हुआ इनका? संवत 1820 में, और मृत्यु कब हुई? 1882 में। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास ही नहीं था। उर्दू भी कुछ अच्छी जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। तो इनका लल्लू लाल जी का है प्रेम सागर। किसमें लिखा? गिलक्राइस्ट के आदेश से लिखा इन्होंने खड़ी बोली में प्रेम सागर, जिसमें भागवत 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है। भागवत की 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है किसमें? प्रेम सागर। तो लल्लू लाल प्रेम सागर। हिंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी
लिखने का संकल्प तो नहीं किया, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी पारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुत तेरे अरबी पारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैंगन शब्दों को मलेच्छ भाषा में समझ बचाते हैं। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए जो पारसी या तुर्की के हैं, जैसे बेरख शब्द तुर्की का बेरख है जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है। हेरा शिव जी के एक ध्वजा बाणासुर को दे के कहा इस बेरक को ले जाए। यद्यपि मुंशी सदासुख लाल ने भी अरबी पारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सरी नाए, सोए भय कीजे, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर पारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त ऐसे शब्द बचाए। तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश है कि लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल, न संबंध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं। ये प्रेम सागर के नमूने, इनको देख लीजिए एक बार। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी की गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया, और जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी इनकी रचनाएं किनकी, लल्लू लाल जी की। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोलन और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले ही 4 पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में है। इसके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास, माधव विलास सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी शतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। किसकी? लाल चंद्रिका नाम की जो बिहारी शतसई की टीका है, यह भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ता में पंटल ढांगे में खोला था, जिसे संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी की पेंशन लेने पर आगरे लेते गए हैं। आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ता आ गए हैं और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। किन्होंने? तो लल्लू लाल जी ने। तो लल्लू लाल जी की रचना एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक तो है प्रेम सागर, एक तो है प्रेम सागर जो किस में लिखा था, गिल क्राइस्ट के आदेश पे लिखा था इन्होंने खड़ी बोली में, और भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर है। अगली है सिंहासन बत्तीसी और बेताल बत्तीसी, माधोनल, शकुंतला नाटक और सिंहासन बत्तीसी, और एक राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ लिखी थी, और माधव विलास और सभा विलास भी ये इन्होंने लिखे थे, और इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी शतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। अगले है सदल मिश्र। सदल मिश्र की बात करें ना तो ये बिहार के रहने वाले थे। पोर्ट विलियम कॉलेज में ये भी काम करते थे, पोर्ट विलेज कॉलेज में। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी इनका नासिकेतो फाक्यान। तो सदल मिश्र का कौन सा पुस्तक प्रसिद्ध है? तो नासिकेतो फाक्यान भी उसी समय लिखा जिस समय प्रेम सागर लिखा गया था। प्रेम सागर किसका था? तो लल्लू लाल जी का। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य की
भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का भी व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप और पूर्वी बोली के शब्द स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलन के बिछोने, चहु दिस कुछ रूप है पूर्वी बोली के, और फूलन के बिछोने, चहु दिस सुनी, सोनन के तंब आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते, जड़ाई बजाने लगा, जोन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतो वाक्यांश से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। इस अवतरण को देखिए। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी हिंदी की भाषा टहरती है। इन दो में मुंशी सदासुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुखलाल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का परिवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। सम्मत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का परिवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हो तो लिखी हो, पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1941 के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल की बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य के अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा अंश देखिए। सम्मत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्राय शून्य ही मिलता है। सम्मत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी का गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। सम्मत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो वह ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्री रामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम कैरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं कैरे साहब ने किया। सम्मत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और सम्मत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदा सुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि पारसी अरबी मिली भाषा से साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी। उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों का अवश्य दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक पैशन समझते थे, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है और हैं। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता था, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करे तो कोई आश्चर्य नहीं। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म या ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपने धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में पारसी और अरबी के शब्द जहां तक हो सका नहीं लिए और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए। उनकी भाषा सदा सुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली। उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती थी, वे मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तकों में भी करने वाले और स्थान करणहारे तक के स्थान पर लो, कर्मबद्ध के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए, पर लल्लू लाल के इतना ब्रजभाषा पर नहीं आने पाया। आए जाए का व्यवहार न होकर आगे जाके व्यवहार हुए। सारांश यह है कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया। एक नमूना देख लीजिए। इससे आगे ईसाइयों की पुस्तकें पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्री रामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीते नामक की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ पारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं, पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के
शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। इन पुस्तकों को हिंदी की वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबल के अनुवाद की। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले से ही पैदा हो गई। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा के पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित की गई, जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के इतिहास का, संवत 1896 में मार्स मेन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतन लाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेज वक्तव्य में लिखा कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। भाषा की इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताहुन को के स्थान पर करो और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं या आदि का प्रयोग बराबर मिलता है। इस भाषा का नमूना देख लीजिए एक। आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश, तो बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा और पंडित भट्ट ने भूगोल सार। कलकत्ता में ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसने पदार्थ विद्यासागर, संवत 1903 आदि कहीं वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। इस प्रकार की कुछ रिडरें भी मिशनरियों के छापेखाने से निकली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर, जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। बल्वे के कुछ पहले भी मिर्जापुर ने ईसाइयों का एक आरफन प्रेस खुला था, जिससे शिक्षा संवर्धनी कहीं पुस्तकें शेरीफ साहब के संपादन में निकाली थी, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजन वृत्तांत, जंतु प्रबोध, विद्यासागर विद्वान संग्रह। ये पुस्तकें 1912 से 1919 के बीच की है। तब से मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी की पुस्तकें और पंपलेट आदि छपते आ रहे थे, जिसमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। हासी और जान के भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए, अब तक गाए जाते रहे। सारांश है कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहल इन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था। अतः हिंदुओं की शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल के राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्म उपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की नींव किसने डाली? तो राजा राम मोहन राय ने। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र लिखा। तो वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और संवत 1886 में बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में ही निकाला। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा साहब की भाषा एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्र के विद्वानों के व्यवहार में आता है। यह नमूना उनका है, जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब व्राते हैं। कई नगरों में, जिनके कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र निकलने लगे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, किसने? तो पंडित जुगल किशोर ने कानपुर के रहने वाले थे। संवत 1883 में उदंड मातंड नाम का संवाद पत्र निकाला। तो उदंड मातंड किसका है? जुगल किशोर का। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उदंड मातंड है ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जैसा कि उसके लेख में प्रकट होता है। यह उदंड मातंड अब पहले हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया।
आगे हैं गारसा दतासी, एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। तो गारसा दतासी ने 1896 संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख है। संवत 1909 में 5 दिसंबर सन 1852 में अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का युगपद 27 प्रकार से स्वीकार किया। तो ये था आज का टॉपिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसमें गद्य ग्रंथों के बारे में है और खड़ी बोली के विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि प्रकरण 1 है और सामान्य परिचय, यानी कि गद्य का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बुक कमेंट करके बताएं कि बुक आपके लिए कितनी उपयोगी है, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।